नमस्कार, मैं माइका गोवर्धन रेड्डी हूँ। मेरे हिसाब से चुनाव सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं है, ये असल में शासन के लिए एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग है। एक ऐसा तरीका जिससे लोगों की सेवा सटीकता से और सबसे जरूरी सम्मान के साथ की जा सके। ये सिर्फ जीतने या हारने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है। आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले इगतपुरी के लोगों की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर उनके दिए जनादेश के आंकड़ों को समझेंगे, इसके बाद विश्वास को दोबारा बनाने का एक खाका देखेंगे, बड़े परिदृश्य पर नजर डालेंगे और आखिर में राजनीति से परे एक उद्देश्य की बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की आत्मा को समझने के लिए आपको उसकी जमीन, उसके पानी और वहां के लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष को महसूस करना ही पड़ता है। ये इगतपुरी है, महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक ग्रामीण सीट जो भील और पावरा जैसे आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित है। यहाँ की राजनीति यहाँ के लोगों की तरह ही इसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक ज्योग्राफिक इलाका नहीं है, ये एक जीता जागता समाज है जिसकी अपनी उम्मीदें और अपनी परेशानियां हैं। यहाँ के लोगों की सबसे गहरी, सबसे बड़ी तकलीफ पानी को लेकर है। आदिवासी बस्तियों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वादा जल जीवन मिशन के बड़े बड़े दावों के बावजूद एक अधूरा सपना ही बनकर रह गया है। सोचिए, जब हर सुबह पानी के लिए संघर्ष करना पड़े तो ये सिर्फ एक सुविधा की कमी नहीं है, ये उनके सम्मान पर रोज लगने वाली चोट है। फिर बात आती है जमीन और रोजी रोटी की चिंता की। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुद्दा है भूमि अधिग्रहण का। जब औद्योगिक प्रोजेक्ट्स के लिए 340 हेक्टेयर से ज्यादा खेती की जमीन चली जाती है तो सिर्फ मिट्टी नहीं जाती, उसके साथ पीढ़ियों की विरासत जाती है, विस्थापन का डर आता है और मवेशियों के लिए चरागाह खोने का संकट पैदा होता है। और फिर सड़कें, ये सिर्फ डामर की पट्टियां नहीं होती, ये तो जीवन रेखाएं हैं। खराब सड़कें गांव को बाकी दुनिया से काट देती हैं, किसान की मेहनत को बाजार तक पहुंचने से रोक देती हैं, और जब कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल तक का सफर एक अग्नि परीक्षा जैसा बन जाता है। तो सवाल ये है कि इन जमीनी हकीकतों ने जनादेश को आखिर कैसे बदला। चलिए अब आंकड़ों की कहानी सुनते हैं, क्योंकि हर नंबर के पीछे एक इंसान की भावना, एक उम्मीद छिपी होती है। पहला और सबसे बड़ा संकेत, मतदान में जबरदस्त उछाल। 2019 में करीब 64% से सीधा 2024 में 76%। ये कोई मामूली बढ़त नहीं है, ये दिखाता है कि वोटर चुप नहीं था, वो जागा हुआ था। इतनी बढ़ी हुई भागीदारी अक्सर गहरे असंतोष या फिर बदलाव की एक मजबूत इच्छा का संकेत देती है। इगतपुरी का चुनावी इतिहास देखिए, एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब भी मुकाबला कई हिस्सों में बटा होता है तो वोट भी बढ़ जाते हैं। लेकिन 2019 को देखिए, जब लड़ाई सीधी थी तो कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 52% तक पहुंच गया, और इसके बिल्कुल उलट 2024 में जैसे ही गठबंधन टूटा, ये वोट शेयर बिखरकर सिर्फ 14.4% पर आ गया। साफ है, वोटर को स्पष्टता चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, 2024 का नतीजा गठबंधन प्रबंधन की एक सिस्टमैटिक नाकामी थी। एक जागरूक वोटर वोट देने के लिए तैयार था, लेकिन जब मौजूदा विधायक ने पार्टी ही बदल दी तो जमीन पर भ्रम फैल गया। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की नाकामी है जो वोटर को एक साफ विकल्प देने में नाकाम रही। यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य सामने आते हैं। ये मूल्य हर मतदाता को सम्मान देने की बात करते हैं, और ये सम्मान एक सूचित विकल्प चुनने की आज़ादी से आता है। जब राजनीतिक गठबंधन भ्रम पैदा करते हैं तो वो लोकतांत्रिक गरिमा के सबसे बुनियादी पहलू को कमजोर करते हैं। लोकतंत्र सिर्फ वोट डालना नहीं है, बल्कि समझ-बूझ कर वोट डालना है। तो ठीक है, हमने समस्या समझ ली, अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी नेता के लिए इस टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का एक व्यवस्थित और सम्मानजनक रास्ता क्या हो सकता है? इसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी रणनीति के 4 चेहरे जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। पहला, चुनावी, एक मजबूत और साफ मोर्चा बनाना। दूसरा, संगठनात्मक, जमीनी मशीनरी को दोबारा खड़ा करना। तीसरा, कहानी, उम्मीद और एक्शन की एक सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, दिखावे पर नहीं बल्कि जमीन पर असर दिखाने वाले काम पर ध्यान देना। इस 90 दिन की वापसी योजना का पहला चरण सुनने, समझने और फिर एक्शन लेने पर टिका है। इसका मकसद सिर्फ प्रचार करना नहीं, बल्कि लोगों की समस्याओं को सुनना है।
गांव-गांव जाकर सर्वे करने से लेकर पानी जैसी तत्काल जरूरतों पर अभियान चलाने तक हर कदम विश्वास की नींव रखने के लिए है। दूसरे चरण में फोकस संगठनात्मक तैयारी से हटकर जमीनी लामबंदी पर चला जाता है। अब सुनी हुई बातों को जमीन पर उतारने का समय है। यहाँ गठबंधन को आखिरी रूप देकर एकजुटता का संदेश दिया जाता है, हर कार्यकर्ता को खास घरों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और अंत में पूरी ताकत चुनाव के दिन वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में लगाई जाती है। लेकिन कोई भी स्थानीय रणनीति अकेले हवा में काम नहीं करती। आइए देखते हैं कि इगतपुरी की ये योजना बड़े राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक माहौल में कैसे फिट बैठती है। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटी नदी एक बड़े सागर में मिलती है। यहाँ का राजनीतिक माहौल तो साफ है। आर्थिक मोर्चे पर कल्याणकारी योजनाएं एक मौका है, पर महंगाई और बेरोजगारी बड़ी चुनौतियां भी हैं। सामाजिक रूप से सब कुछ आदिवासी पहचान और जमीन पानी पर उनके हक के इर्द गिर्द घूमता है, और कानूनी तौर पर वन अधिकार अधिनियम जैसे कानून इन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बहुत ताकतवर औजार साबित हो सकते हैं। तो आखिर में इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिलती है और इगतपुरी के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? इगतपुरी से सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि विश्वास बहुत नाजुक होता है। ये बड़े गठबंधनों या कभी कभार होने वाली रैलियों में नहीं बनता। ये जमीन पर रोज रोज की लगातार सेवा से बनाया जाता है। ये एक धीमी और सच्ची प्रक्रिया है। जब कोई इंसान अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें या अपना समर्थन किसी के साथ साझा करता है तो वो एक पवित्र विश्वास जताता है। भारत के गोपनीयता कानून के तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विश्वास को पूरी सहमति और सम्मान के साथ संभालें। जानकारी का इस्तेमाल सेवा के लिए होना चाहिए, शोषण के लिए नहीं। हमारा नजरिया एक नई तरह की राजनीति को बढ़ावा देना है। एक ऐसी राजनीति जहां शासन एक तरफा फैसला ना हो, बल्कि लोगों के साथ एक लगातार चलने वाला संवाद हो, जहां डेटा का इस्तेमाल समुदायों को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ताकत देने के लिए किया जाए। जो नेता सच में जन केंद्रित बनकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, हम उनके साथ इस सफर पर काम करने के लिए तैयार हैं। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.